अमीर घर की एक लड़की का पैर फिसलता है और उसके बाद वह थोड़ी सी अपाहिज हो जाती है। अब इसके बाद यहाँ पर उसकी देखरेख के लिए एक जवान लड़के को नौकरी पर रखा जाता है और वह उसकी अच्छी तरह से देखरेख करता है। देखरेख के दौरान वह उसे यहाँ से काफ़ी दूर ले जाता है जहाँ पर एक आयुर्वेदिक इलाज उसका होना था और वहाँ पर घर वाले अनुमति भी दे देते हैं। लेकिन वहाँ पर जब लड़की 1 साल तक रहती है तो 1 साल बाद अचानक से जब उसका भाई उससे मिलने के लिए जाता है तो लड़की अपनी आंखों में आंसू ले आती है और कहने लगती है, भैया इसी नौकर से मेरी शादी करा दो। क्या कारण था जो लड़की उसी नौकर से शादी करना चाहती थी? पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव के अंदर एक लड़का रहा करता है जिस लड़के का नाम होता है प्रवीण। प्रवीण जो है वो अपने घर का बड़ा लड़का है और उनके घर में पैसों रुपयों की काफ़ी ज़्यादा तंगी है। तो यहाँ पर जैसे ही वो अपनी पढ़ाई लिखाई को करता है तो उसके बाद उत्तर प्रदेश के उस गांव से सीधा दिल्ली की तरफ रुख करता है, क्योंकि उसने सुना है कि दिल्ली में अच्छे खासे पैसे मिला करते हैं किसी भी काम के और वह अपने परिवार की गरीबी को दूर करना चाहता है। प्रवीण से छोटी एक बहन भी है और उसके माता पिता हैं। माता पिता मेहनत मजदूरी किया करते हैं और प्रवीण भी निकल जाता है दिल्ली में अपनी किस्मत को आजमाने के लिए। वहाँ पर जाने के बाद वह इधर उधर काम ढूंढता है तो उसकी पढ़ाई लिखाई के हिसाब का तो उसे काम नहीं मिलता है, लेकिन एक आइसक्रीम पार्लर पे उसे काम मिल जाता है जहाँ पर वह अपनी रोटी कमा सकता है। प्रवीण ना चाहते हुए वहाँ पर काम करने लगता है और वहीं पर रहकर अपने जीवन को व्यतीत करने लगता है। जो कुछ भी सैलरी उसे मिला करती उसमें से कुछ पैसे बचाकर अपने परिवार वालों के लिए भेजा करता। जब माता पिता बच्चे के पैसों को देखते हैं तो बड़े ही खुश होते हैं और उससे फ़ोन पर बात करके कहते हैं, बेटा बहुत अच्छा किया जो तू चला गया, क्योंकि अब हमें भी थोड़ा सा आराम मिल जाएगा। धीरे धीरे समय बीतता है, लेकिन समय के साथ साथ प्रवीण को ये जॉब बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि जो उसने पढ़ाई लिखाई की है वह उसके हिसाब से जॉब करना चाहता है। तभी एक दिन की बात होती है, एक रेगुलर कस्टमर जो उसका नाम राकेश होता है वह उस पार्लर पर आइसक्रीम खाने के लिए आया करता है। और एक दिन जब वह आकर आइसक्रीम का ऑर्डर देता है और प्रवीण ऑर्डर लेने के लिए जाता है तो प्रवीण के चेहरे पर एक अजब सी उदासी थी और इस उदासी को देखकर यहाँ पर जो राकेश होता है वह कैजुअली उससे पूछने लगता है कि भाई क्या हुआ, रोज तो तुम बड़े ही खुश लगा करते हो लेकिन आज तुम इतने उदास क्यों हो। तो प्रवीण पहले तो मना करता है, लेकिन जब वह ऑर्डर लेकर आता है तो दोबारा से वह उससे पूछता है और इसके बाद जो प्रवीण होता है वह उसे बता देता है। कहता है कि साहब मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर पार्लर पर काम करना पड़ रहा है, आइसक्रीम वाले पर, और मैं अपनी पढ़ाई लिखाई के हिसाब से नौकरी नहीं लग पाया हूँ। इसी बात को लेकर कभी कभी उदास हो जाता हूँ, लेकिन आप चिंता मत करो, मैं आपका काम अच्छी तरह से कर दूंगा। इस बात को सुनकर यहाँ पर जो राकेश होता है वह कहने लगता है कि अगर ऐसी बात है तो मेरी एक बहुत बड़ी कंपनी है, चलो मैं तुम्हें वहाँ पर कोई ना कोई नौकरी दिला दूंगा और कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है। इस बात को सुनकर जो प्रवीण होता है वह बड़ा ही खुश होता है और उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है। राकेश भी उसे दूसरे दिन बुला लेता है और वहाँ पर अपनी कंपनी में पैसे का हिसाब किताब देखने की एक नौकरी लगा देता है और वहाँ पर उस नौकरी को पाकर जो प्रवीण होता है वह बड़ा ही खुश होता है। इसके बाद जो प्रवीण होता है उसे राकेश बहुत बढ़िया लगने लगता है, क्योंकि राकेश ने उसका वो सपना पूरा कर दिया जिस सपने को लेकर वह दिल्ली में आया था और अब उसे वहाँ से ज़्यादा सैलरी मिला करती है। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ इन बातों को लगभग 2 साल बीत जाते हैं और 2 साल के अंदर जो प्रवीण होता है वह राकेश का सबसे चहेता नौकर बन जाता है, क्योंकि कंपनी के अंदर अगर कोई भी दिक्कत हुआ करती तो राकेश को सीधा बताया करता प्रवीण। और यहाँ पर जो प्रवीण को कभी ज़रूरत हुआ करती तो राकेश भी उसे एडवांस पैसे दे दिया करता और अब तक उसने प्रवीण को इतने पैसे दे दिए हैं कि जिन पैसों को वो महीने में किस्त बनाकर उसकी सैलरी से काटा करता है और उसकी सैलरी भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दी है। प्रवीण इन सभी बातों से खुश रहता है और यहाँ पर उसका मालिक भी बड़ा ही खुश रहता है। लेकिन तभी एक दिन की बात होती है, सुबह सुबह जो मालिक राकेश होता है वह ऑफिस में आता है, लेकिन ऑफिस में आकर बड़ा ही उदास बैठ जाता है। जब वह ऑफिस में आया था तो प्रवीण ने उससे नमस्कार भी किया था, लेकिन राकेश ने नमस्कार की तरफ ध्यान नहीं दिया था और वह सीधा अपने ऑफिस में चला गया था। अब आज तक 2 साल थे, ये ऐसा कभी भी नहीं हुआ था कि राकेश ने उसकी नमस्कार नहीं ली हो, लेकिन आज मालिक ने नमस्कार नहीं ली और इस बात को देखकर प्रवीण बड़ा ही हैरान और परेशान हो जाता है। इसीलिए जो प्रवीण होता है वह किसी न किसी बहाने से मालिक के ऑफिस में चला जाता है किसी फाइल को दिखाने के लिए, लेकिन वहां पर जाकर भी उसे मालिक इसी तरह से उदास बैठा हुआ दिखाई देता है और वह कहने लगता है कि प्रवीण तुम इन्हें ले जाओ, मैं किसी दिन और देख लूंगा इन फाइलों को। अब इस बात को सुनकर प्रवीण समझ गया था कि कोई न कोई प्रॉब्लम है और तभी मालिक ऐसा बिहेव कर रहे हैं। तो उसके बाद वह उनसे पूछने लगता है कि मालिक अगर बुरा ना मानो तो क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ। अब इसके बाद जो मालिक होता है वह थोड़ा सा परेशान तो है, लेकिन प्रवीण को वो समझा करता है कि प्रवीण बहुत अच्छा इंसान है और उसके पीछे से एक तरह से पूरी कंपनी की देखरेख वही कर लिया करता है। तो वह कहने लगता है कि हाँ बताओ क्या बात है। तो यहाँ पर जो प्रवीण होता है वह पूछने लगता है कि मालिक मैंने जब से आपको आज देखा है तो मुझे लग रहा है कि आप किसी बात से परेशान हो, अगर आप बुरा ना मानो तो क्या मुझे बता सकते हो।
अब यहाँ पर जो राकेश होता है वो थोड़ी देर तक सोचता है और सोचने के बाद कहने लगता है कि अब मैं क्या बताऊं तुम्हें, मेरी परेशानी ऐसी है जिसके बारे में मैं चाहे किसी को भी बता लूं लेकिन कोई भी उसे हल नहीं कर सकता। तो यहाँ पर जो प्रवीण होता है वो अपना पहले वाला डायलॉग चलाता है जिसको वो अक्सर कहते रहा करता कि मालिक इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है, इंसान चाहे तो सब कुछ कर सकता है। अब इस बात को सुनकर यहाँ पर राकेश और बार तो हंस जाया करता था लेकिन आज हंसता नहीं है और कहने लगता है कि प्रवीण देखो ये मजाक नहीं चल रहा, मैं काफी ज्यादा परेशान हूँ और तुम चलो अपना काम देखो। अब इस बात को सुनकर जो प्रवीण होता है वह दोबारा से कहने लगता है कि मालिक अब तो आपको मुझे बताना होगा क्योंकि मैं आपको इस तरह से उदास नहीं देख सकता। उसके बाद यहाँ पर जो मालिक राकेश होता है वो कहता है कि ठीक है, अगर तुम सुनना चाहते हो तो सुनो। मेरी एक छोटी बहन है जिसका नाम साक्षी है और मेरी जो छोटी बहन है वो पूरी तरह से अपाहिज हो गई है। कुछ दिनों पहले उसकी शादी होने वाली थी और शादी को लगभग 10 से 15 दिन ही बचे थे, लेकिन उसी दौरान मेरी जो बहन होती है वो शादी की तैयारियों में कुछ काम कर रही थी और तभी उसका पैर सीढ़ियों से स्लिप हो जाता है और उसके बाद उसकी रीढ़ की हड्डी में कोई दिक्कत आ जाती है। जब मैंने उसका इलाज करवाया तो डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि कोई पता नहीं कि ये चल भी सकती है या नहीं भी चल सकती। ऊपर वाला पोर्शन तो उसका काम किया करता है लेकिन कमर से नीचे के हिस्से को वो हिला नहीं सकती और इस बात को लेकर मेरी बहन भी काफी ज्यादा परेशान है। पिछले 2 महीने से हमारा पूरा परिवार इस बात से परेशान है, लेकिन अब तो बहुत ही अति हो गई है क्योंकि जो मेरी पत्नी है वह उसकी देखरेख नहीं करना चाहती और इसीलिए मैंने एक फिजियोथेरेपी वाली जगह पर बात की है, लेकिन वहां पर मेरी बहन के साथ किसी को जाना होगा। अब मैं तो ठहरा भाई तो मैं तो नहीं जा सकता, लेकिन जब मैंने अपनी पत्नी से कहा कि तुम जाकर इसकी देखरेख कर लो तो उसने साफ साफ मना कर दिया कि इस तरह से मुझसे इसकी नहीं होगी, आप ऐसा करो किसी को पैसों से हायर कर लो। अब मैंने चारों तरफ लोगों से पूछ कर देख लिया, कई नर्सों से भी बात कर ली, लेकिन कोई भी मेरी बहन का 1 महीने तक वहां पर ख्याल रखने के लिए तैयार नहीं है। अब इस बात को सुनकर यहाँ पर जो प्रवीण होता है वो फटाक से कहने लगता है कि मालिक अगर ऐसी बात है तो मैं आपकी बहन का ख्याल रख लेता हूँ, ख्याल ही तो रखना है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन तभी जो राकेश होता है वो कहता है कि केवल ख्याल ही नहीं रखना है, उसका वॉशरूम वगैरह का सारा कुछ भी देखना पड़ेगा क्योंकि उसका पैरों से नीचे का हिस्सा पूरी तरह से काम नहीं करता। मैंने कई जगह देख लिया और इसी बात से काफी ज्यादा परेशान हूँ। अब इस बात को सुनकर प्रवीण थोड़ी देर तक ठहरता है लेकिन फिर वह कह देता है कि कोई बात नहीं, अगर ऐसी बात है तो मैं आपका यह काम जरूर से कर दूंगा, बस आप उदास मत रहो। अब इस बात को सुनकर राकेश एकदम से खुश हो जाता है और कहता है कि सच में ही तुम मेरी बहन का ख्याल रख सकते हो। तो यहाँ पर जो प्रवीण होता है जब अपने मालिक के चेहरे पर खुशी देखता है तो कहता है कि हाँ कोई बात नहीं, मैं आपकी बहन का ख्याल रख लूंगा और बताओ किस दिन जाना है और कब मुझे आपकी बहन का ख्याल रखना है। तो यहाँ पर राकेश उसे कल का बोलकर वहां से घर चला जाता है और इन तैयारियों में जुट जाता है कि वह अपनी बहन को फिजियोथेरेपी सेंटर भेजेगा क्योंकि वहीं से उसे कोई आराम मिलने की उम्मीद थी। इसके बाद इधर जो प्रवीण होता है वह अपने उस किराए के कमरे पर चला जाता है जिसके अंदर वो यहाँ पर रहा करता है, लेकिन जब वह उन बातों को सोचता है कि कभी कभी जब वह मालिक के घर जाया करता है तो उसकी बहन वहां पर कुछ काम करती रहा करती और उसकी खूबसूरती काफी ज्यादा थी, लेकिन आज वह पूरी तरह से अपाहिज हो गई है। तो इन बातों को सोचने के बाद उसे बहुत बुरा लगता है और वह मन ही मन बहुत कुछ सोचता है। इधर यहाँ पर जो साक्षी होती है उसे जब ये पता चलता है कि उनके भाई का जो नौकर है वही उसकी देखरेख करेगा और सारा कुछ उसी को करना पड़ेगा, तो उसके बाद पहले तो वो मना करने लगती है, लेकिन यहाँ पर जो राकेश होता है वो कहता है कि बहन देखो और कोई ऑप्शन नहीं है और ये मजबूरी है, मजबूरी समझ के इसे निभा लो क्योंकि वो बिल्कुल भी विश्वास का आदमी है और कुछ भी तुम्हारे साथ ऐसा वैसा नहीं करेगा। इस बात को सुनकर यहाँ पर बहन जो साक्षी होती है वह भी चुपचाप रह जाती है क्योंकि वो लोग मजबूर हो चुके थे। अगले ही दिन यहाँ पर जो प्रवीण होता है वो सीधा मालिक के घर आ जाता है उसके बुलाए अनुसार और उसके बाद साक्षी के साथ उस फिजियोथेरेपी की जगह पर चला जाता है जहाँ पर फिजियोथेरेपी तो डॉक्टर साहब करेंगे, लेकिन प्रवीण को उसकी देखरेख करनी होगी, उसे इधर से उधर ले जाना और जो कुछ वो डॉक्टर बोले उस तरह की उसकी मसाज या मालिश करना। अब यहाँ पर जो साक्षी होती है वो स्टार्टिंग से इस बात से काफी ज्यादा परेशान होती है कि अब ये सब कुछ करेगा मेरे साथ और मैं किस तरह से इससे नजरें मिलाऊंगी, क्योंकि पहले कभी जब प्रवीण वहां पर आया करता था तो साक्षी उसको देखा करती थी, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि ये मेरा इतना साथ देने के लिए यहाँ पर आएगा और इसे मेरे लिए ऐसा ऐसा करना होगा। इसके बाद यहाँ पर जो साक्षी होती है शुरू में काफी ज्यादा नर्वस होती है और जब यहाँ पर प्रवीण उसकी देखरेख करने लगता है तो एकदम से उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि उसे आज ये क्या क्या देखना पड़ रहा है। लेकिन तभी यहाँ पर जो प्रवीण होता है वह समझ जाता है कि साक्षी क्या सोच रही है और उसके बाद यहाँ पर जो प्रवीण होता है वो कहता है कि देखो साक्षी, इस बात का बुरा ही क्या मानना, क्योंकि तुम्हारी तबीयत खराब है और ये तुम्हारी मजबूरी है, मैं तुम्हारी देखरेख कर रहा हूँ, कोई भी दिक्कत नहीं है और मुझे जब इस बात से कोई भी घिन नहीं आ रही तो तुम क्यों परेशान होती हो। ऐसा कर करके जो प्रवीण होता है वो साक्षी को नॉर्मल महसूस कराता है और उसके बाद उसकी देखरेख करता रहता है। तकरीबन 5 दिन बाद यहाँ पर जो राकेश होता है वह अपनी बहन से मिलने के लिए जाता है क्योंकि उसे पता है कि साक्षी को इस चीज को समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन जब साक्षी अच्छी तरह से रहने लगेगी तो उसके बाद उसके पास जाऊंगा। लेकिन यहाँ पर जैसे भाई वो अपनी बहन से
मिलने के लिए जाता है तो साक्षी बड़ी खुश होती है और इसको देखकर भाई को भी तसल्ली होती है। यहाँ पर वह सोचने लगता है कि चलो अच्छा हुआ, बहन भी खुश है, कोई बात नहीं, यहाँ पर रह लेगी, कोई परेशानी नहीं है। इसके बाद भाई वापस आ जाता है, लेकिन 1 महीना लगातार वहाँ पर थेरेपी लेने के बाद भी बहन की तबीयत में बिल्कुल भी सुधार नहीं आता है और इसके बाद जो भाई होता है वो बहन को वहाँ से वापस बुला लेता है। प्रवीण भी उसके साथ साथ आ गया था, लेकिन अब जो राकेश होता है वह प्रवीण से कह देता है कि भाई देखो, तुमने अच्छी तरह से मेरी बहन का ख्याल रखा है और अब तुम्ही को इसका ख्याल रखना होगा, क्योंकि यहाँ पर घर के अंदर तो उसकी पत्नी उसकी बहन से बुरी तरह से बात किया करती थी और वह बिल्कुल भी अपनी ननद को अपने घर के अंदर बर्दाश्त नहीं कर रही थी। तो यहाँ पर जो राकेश होता है वह प्रवीण और अपनी बहन साक्षी के लिए एक फ्लैट ले लेता है और उसके अंदर उनको रखने लगता है, क्योंकि यहाँ पर प्रवीण ने बोल दिया था कि मालिक जो कुछ भी ये थेरेपी वाले करवाया करते हैं वो तो मैं खुद भी कर सकता हूँ, क्योंकि इतने दिनों में मैं इन सभी चीज़ों को सीख गया हूँ, बस आप केवल वो मशीनें मुझे ला देना और वो तेल ला देना जिस तेल की मालिश किया करते हैं। तो यहाँ पर राकेश उसे उस फ्लैट के अंदर छोड़ देता अपनी बहन के साथ और वह उसकी देखरेख करता रहता है। धीरे धीरे इन बातों को कुछ ही दिन बीतते हैं और कुछ दिनों बाद प्रवीण को पता चलता है कि ऐसे व्यक्ति के बारे में जिसके साथ कुछ ऐसे हुआ था, लेकिन अब वो पूरी तरह से दन है। और जब वह इसके बारे में अच्छी तरह से जांच पड़ताल निकालता है तो वह उस व्यक्ति तक भी पहुंच जाता है जिसके साथ ये सब कुछ हुआ था और वह उसे पूछने लगता है कि भाई कहाँ पर तुम ठीक हुए थे। तो यहाँ पर जो व्यक्ति होता है वो उसे बताता है कि मैंने तो अपना इलाज बिहार में करवाया था, वहाँ पर एक आयुर्वेदिक संस्थान है और वहाँ पर लोगों को इलाज अच्छी तरह से किया जाता है और उन्हीं लोगों ने मुझे ठीक किया है। अब यह बात सुनकर प्रवीण को लगने लगता है कि अगर इस पर मैं भी इस लड़की को ले जाऊं तो ये साक्षी वहाँ पर ठीक हो जाएगी और उसके बाद बड़ा ही अच्छा रहेगा, क्योंकि वह उसकी पीड़ा से पूरी तरह से अवगत था और उसे महसूस था कि साक्षी कितनी परेशान रहा करती है। तो इसी वजह से यहाँ पर जो प्रवीण होता है वह सीधा राकेश से बात करता है और जब राकेश को ये बात पता चलती है तो वह भी इलाज के लिए मान जाता है। वह साक्षी और प्रवीण को दोनों को वहाँ से वहाँ के लिए भेज देता है और सारा पैसे का इंतजाम खुद ही कर लेता है। साक्षी और प्रवीण वहाँ पर चले गए थे और वहाँ पर जाने के बाद जब वह संस्थान में दिखाता है तो जो वैद्य होते हैं वह बताते हैं कि हाँ ठीक हो जाएगी, लेकिन इसमें थोड़ा समय लगेगा, हमारी दवाइयों का इसी तरह का काम है। तो उसके बाद यहाँ पर जो प्रवीण होता है वह राकेश को इस बात की इन्फॉर्म करता है। तो राकेश कहता है कि कोई बात नहीं, अगर ठीक होती है तो बड़ा ही अच्छा है और तुम वहीं पर लेकर रहो उसे और पैसों की चिंता मत करना, पैसे मैं तुम्हारे पास भेजता रहूंगा और तुम्हारे घर भी सैलरी रेगुलर रूप से जाती रहेगी। तो यहाँ पर प्रवीण वहीं पर एक किराए का घर लेता है और उसके अंदर साक्षी को लेकर रहने लगता है। वह अच्छी तरह से उसकी देखरेख करता है और दिन रात एक करके मेहनत करता है। मेहनत करने के बाद लगभग 3 महीने तक तो कुछ भी नहीं होता है और इस बात से काफी ज्यादा साक्षी और प्रवीण परेशान होते हैं। इधर राकेश भी परेशान होता है, लेकिन 3 महीने बाद धीरे धीरे आराम पड़ने लगता है। लेकिन इस बारे में जो साक्षी होती है वह अपने भैया को बताने से मना कर देती है, क्योंकि वह प्रवीण से कहती है कि भैया को सरप्राइज देंगे और जब मैं पूरी तरह से ठीक हो जाऊंगी तो उसके बाद ही भाई को पता चलना चाहिए। तो यहाँ पर प्रवीण भी साक्षी की बात का मान रखता है और वह बिल्कुल भी राकेश को नहीं बताता है। धीरे धीरे इन बातों को लगभग 1 साल हो जाता है और 1 साल बाद अचानक से एक दिन प्रवीण के पास राकेश का वीडियो कॉल आता है और वह अपनी बहन साक्षी को देखने के लिए बोलने लगता है। तो यहाँ पर जो साक्षी होती है वो बिस्तर पर पड़ी रहती है और उसके बाद जब उसका भाई उससे बात करता है तो साक्षी कहने लगती है कि भैया लगता है यहाँ से भी आराम नहीं पड़ेगा और मेरे ख्याल से आपका पैसा वैसे ही लग रहा है। अब इस बात को सुनकर जो राकेश होता है वो कहने लगता है कि बहन अगर ऐसी बात है तो तुम ऐसा करो, वहां से यहाँ पर आ जाओ और यहाँ पर आकर कुछ ना कुछ देखते हैं, वहां से तो तुम यहाँ पर आओ। लेकिन बहन कहने लगती है कि कोई बात नहीं भैया, कुछ दिन और इलाज करवा कर देख लेती हूँ। अब ये बात कहकर बहन ने तो फोन काट दिया था, लेकिन राकेश के दिमाग में ये बात घूमने लगती है कि जब वहां से इलाज में कोई फायदा नहीं हो रहा तो वो वहां पर क्यों रहना चाहती है, जबकि साथ में एक नौकर है। नौकर वैसे तो विश्वसनीय है, लेकिन आज के समय में किसी का कोई भरोसा नहीं है और इस बात से यहाँ पर राकेश काफी ज्यादा परेशान होता है और इसी परेशानी के चलते राकेश सीधा वहां से वहां के लिए निकल जाता है, यानी कि सीधा दिल्ली से बिहार के लिए वो चल देता है। काफी लंबा सफर तय करने के बाद वह बिहार पहुंच जाता है और जब वह वहां पर पहुंच जाता है जिस जगह के लिए उसने बताया था, तो वहां पर जाने के बाद वह प्रवीण को फोन करता है और पूछने लगता है कि भाई ये बताओ तुम लोग रहा कहाँ करते हो। अब इस बात को सुनकर प्रवीण बड़ा ही हैरान हो जाता है और पूछने लगता है कि क्यों साहब, क्या आप यहाँ पर आओगे? तो यहाँ पर जो राकेश होता है वो कहता है कि आऊंगा नहीं, मैं तो यहाँ पर आ चुका हूँ और मैं तुम्हारे पास आने वाला हूँ। तुम ये बताओ कि फिलहाल तुम कहाँ हो और फौरन से मुझे लेने के लिए आओ। इसके बाद जो प्रवीण होता है वह भागा दौड़ा सीधा राकेश के पास पहुंचता है और वहां से उसे लेकर अपनी उस जगह पर पहुंचता है जहां पर दोनों एक साथ रहा करते थे। अब जैसे ही राकेश और प्रवीण दोनों के दोनों दरवाजे पर पहुंचते हैं तो प्रवीण दरवाजा बजाता है और उसके बाद जैसे ही दरवाजा खुलता है तो राकेश एकदम से पूरी तरह से हैरान हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर उसकी वो बहन जो कभी व्हीलचेयर का सहारा लेकर चला करती थी वह अपने कदमों पर खड़ी होकर दरवाजे को खोलती है और जैसे ही राकेश अपनी बहन को चलता हुआ देखता है तो एकदम से अबाक सा खड़ा रह जाता है। इधर यहाँ पर जो उसकी बहन साक्षी होती है वो एकदम से खुश होती है और अपने भाई को अपने गले से लगा लेती है।
इस बात को देखकर यहाँ पर भाई को भी होश आता है और वह भी बड़ा खुश होकर कहता है कि बहन तू ठीक हो गई। तो यहाँ पर बहन कहती है कि हाँ भैया मैं पूरी तरह से ठीक हो गई हूँ और कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है, अभी थोड़ी थोड़ी दिक्कत है। और उसके बाद यहाँ पर वैद्य जी कह रहे थे कि तुम कुछ दिनों में पूरी तरह से ठीक हो जाओगी, लेकिन कभी कभी तुम्हें ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है कि थोड़ी बहुत दिक्कत का सामना तुम्हें करना पड़ सकता है। बात को सुनकर जो राकेश होता है वो कहने लगता है कि फिर तुमने मुझसे ऐसा क्यों कहा था कि यहाँ से कोई फायदा नहीं हो रहा। तो यहाँ पर जो प्रवीण होता है वो कहने लगता है कि मालिक इसने कहा था कि हम भैया को सरप्राइज देंगे और इसी वजह से मैंने भी आपसे झूठ बोला, उसके लिए मुझे माफ कर देना। इसके बाद यहाँ पर राकेश कहता है कि कोई बात नहीं, ये सरप्राइज ही हो गया मेरे लिए और अब तुम चलो मेरे साथ, वहीं पर रहकर इस इलाज को कर लेना और कोई भी दिक्कत नहीं है। इसके बाद यहाँ पर जो साक्षी होती है वो कहती है कि भैया अभी तो नहीं जा सकते, 15 दिन बाद जरूर से हम चल देंगे, लेकिन मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ, अगर आप मुझे दे सकते हो तो। उसके बाद यहाँ पर जो राकेश होता है वो कहने लगता है कि बताओ क्या मांगना है। तो यहाँ पर जो साक्षी होती है वह एकदम से अपने चेहरे पर काफी ज्यादा गंभीरता लाती है और कहने लगती है भैया मेरी शादी इस प्रवीण से करा दो। अब इस बात को सुनकर जो प्रवीण वहां पर खड़ा हुआ था वह भी पूरी तरह से हैरान हो जाता है और इधर यहाँ पर जो राकेश होता है वह भी हैरान हो जाता है। कहने लगता है कि बहन तू ये क्या कह रही है, क्या कोई परेशानी हुई है तो तू मुझे बता, इसने तेरे साथ कुछ गलत तो नहीं किया। लेकिन तभी यहाँ पर जो साक्षी होती है वो एकदम से अपने भैया से कहने लगती है कि नहीं भैया ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है और इसे तो इस बारे में बिल्कुल भी नहीं पता है, ये तो मैं खुद ही सोच रही थी कि अगर ये मुझसे शादी करता है तो मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि इतने दिनों तक इसने मेरी देखरेख की है और बाद में भी अगर मुझे कोई दिक्कत आती है तो इसे सब कुछ पता है। तो आप इससे मेरी शादी की बात करो और मैं इसी के साथ शादी करना चाहती हूँ। अब इस बात को सुनकर यहाँ पर प्रवीण को भी समझ में आ जाता है कि साक्षी क्यों उसे ऐसा कह रही है और उसके बाद जो राकेश होता है वह इस बात को सुनकर थोड़ी देर के लिए सोचता रह जाता है। थोड़ी देर सोचने के बाद उसे भी ये ठीक लगता है कि शायद बहन सही कह रही है और उसके बाद वह प्रवीण की तरफ घूमकर कहने लगता है कि हाँ भाई प्रवीण बताओ क्या तुम मेरी बहन से शादी कर सकते हो। इधर जो अब तक उसकी बहन की देखरेख कर करके सच में उससे प्यार करने लगा था, लेकिन यहाँ पर साक्षी काफी ज्यादा पैसे वाले परिवार से बिलोंग किया करती थी, तो इसी वजह से वह उससे कुछ नहीं कह पाता है, बस उसे हंसाने के लिए छोटे छोटे मजाक टाइप के ऐसे नाटक से करते रहा करता है। अब जैसे ही यहाँ पर राकेश उससे पूछता है तो वो पहले तो मना करने लगता है, कहता है कि साहब मैं गरीब आदमी हूँ और मैं ऐसा नहीं कर सकता, लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे और मैं नहीं चाहता। लेकिन तभी यहाँ पर जो राकेश होता है वो कहता है कि इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या बातें बनाएंगे, क्योंकि जब मेरी बहन की तबीयत खराब थी तो कोई भी व्यक्ति उसकी देखरेख करने के लिए नहीं आया था, केवल तुम थे जिसने उसकी देखरेख की थी। तो इसके बाद यहाँ पर जो प्रवीण होता है वो थोड़ी देर तक सोचने लगता है, लेकिन इतनी देर में यहाँ पर जो साक्षी होती है वह एकदम से प्रवीण से कहने लगती है कि प्रवीण देखो मना मत करना, मैंने बहुत उम्मीद करके तुमसे ये बात कही है। इसके बाद यहाँ पर जो प्रवीण होता है वह साक्षी की तरफ देखता है और साक्षी उसकी तरफ देखती है, दोनों की आंखें मिलती हैं और आंखें मिलने के बाद यहाँ पर जो प्रवीण होता है वह राकेश से कह देता है कि ठीक है अगर आप लोग ऐसा ही चाहते हो तो मैं ऐसा करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ और मैं जीवन भर आपकी बहन को इतना ही खुश रखूंगा। उसके बाद राकेश भी इस बात के लिए तैयार हो जाता है, साक्षी और प्रवीण भी इस बात के लिए तैयार हो जाते हैं और जो राकेश होता है वह अपनी बहन की धूमधाम और रीति रिवाजी के साथ प्रवीण के साथ शादी करा देता है। इधर प्रवीण के गांव में जब ये बात पता चलती है कि प्रवीण की शादी एक बहुत ही बड़े घर की लड़की से हो गई है तो उसके बाद लोग रातों तले उंगलियां दबा कर रह जाते हैं, क्योंकि अब तक लोग उन्हें ताना मारा करते थे कि इसी तरह से तुम रहा करते हो और इसी तरह से तुम्हारा बेटा रहा करता है, वो भी मजदूर का मजदूर ही बनेगा। लेकिन यहाँ पर जब इसकी किस्मत पूरी तरह से पलट गई है और राकेश ने इसे अपना बिजनेस पार्टनर बना लिया है तो उसके बाद गांव वाले पूरी तरह से हैरान और अबाक रह जाते हैं। प्रवीण कुछ दिनों बाद अपने माता पिता को वहीं पर ले जाता है, क्योंकि बिजनेस पार्टनर बनने के बाद उसने इतने पैसे तो कमाई लिए हैं कि जिनसे वो अपना घर ले सकता है और ऊपर से राकेश ने भी उसको सहारा दिया था नया घर लेने में, क्योंकि उसकी बहन का वो पति है और उसके लिए वो नहीं करेगा तो किसके लिए करेगा। यहाँ पर फिलहाल के समय में जो प्रवीण होता है वह अपनी पत्नी और अपने 2 बच्चों के साथ वहीं पर रहा करता है दिल्ली के अंदर और उसके माता पिता को भी वो वहीं पर लेकर रह रहा है। जब कभी वह गांव में जाया करते हैं तो लोग उनकी तरक्की को देखकर काफी ज्यादा जला करते हैं, लेकिन उनके मुंह पर उनकी वाहवाही किया करते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी, जहां पर एक लड़के को एक लड़की की देखरेख के लिए रखा, लेकिन लड़की उसी से प्यार कर बैठी और उसके साथ शादी कर लेती है। आप क्या कहना चाहते हो इस कहानी के बारे में? आपकी जो भी राय कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज़ को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।